गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बेहतर होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी होने वाला है और ये होता भी है। दोनों ही बातें हैं, एक है भी और एक होना, दोनों ही चीजें साथ में रहेंगी। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। एजुकेशन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एजुकेशन। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कैसे है, बहुत बेसिक से समझिए चीजों को। एक घर है जिसमें जिनके 5 लड़के हैं और पांचों के पांचों आईएएस है, और एक घर है जिनके 5 लड़के हैं और उसमें से 2 कोई डेली मजदूरी कर रहा है, कोई और जॉब कर रहा है, सेकेंड फोर्थ ग्रेड की कोई और जॉब कर रहा है, और 3 बेरोजगार हैं। इस सिचुएशंस को समझने के लिए, डील करने के लिए आप किस जिंदगी के डायमेंशन को समझेंगे और कहां हमें काम करने की जरूरत है, वो है एजुकेशन। कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर किसी भी सोसाइटी को, देश को बढ़ाना हो तो केवल आपको एक जगह काम करने की जरूरत है, एजुकेशन। अगले 5 साल 10 साल में भारत वहां पहुंच जाएगा, या कोई भी कंट्री वहां पहुंच जाएगी। जापान का एग्जांपल आप उठा लीजिए, जर्मनी का एग्जांपल उठा लीजिए, यूएसए का एग्जांपल उठा लीजिए, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके एग्जांपल आप देखिए, और आपको उसके पैरेलल एग्जांपल और देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, अफगानिस्तान के एग्जांपल देखने को मिलेंगे, सीरिया के एग्जांपल देखने को मिलेंगे। वहां क्या सिचुएशन है? तो मेन डिफरेंसेस कहां आ रहा है? एजुकेशन में, शिक्षा में। और शिक्षा अगर बेहतर हो रही है तो समाज को भी वो इंपावर करती है, और जब समाज इंपावर होता है तो देश भी बढ़ता है। आज भारत का जो डायमेंशन है, भारत का जो जहां भारत खड़ा है वो का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है। तो अगर शिक्षा हमने बेहतर करी तो वो हमारी स्ट्रेंथ की तरफ दिखेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई आपने पढ़ाई लिखाई करी, आप सेलेक्ट होकर आईएएस बने, तो आपकी पूरी कम्युनिटी, पूरे आपके कास्ट के ऊपर, पूरे स्टेट के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपको एक विश्वास बना रहेगा। लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। और अदरवाइज ये चीजें नहीं हो पाती हैं तो ये आपकी वीकनेस हो जाएगी। ये है एजुकेशन का वो डायमेंशन जहां एजुकेशन रियल टाइम में रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एजुकेशन है ये चाइल्डहुड लेवल पे ही क्यों दिया गया, क्यों नहीं इसे आगे बढ़ा के रखा गया? तो देखिए, बच्चा जब आप इस एज में होते हैं तो आपके अंदर लर्निंग एबिलिटीज होती हैं, आप बहुत क्यूरियस होते हैं। जब आप क्यूरियस बनेंगे, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप करनी होगी, तब इन चीजों की वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। साथ में आपके अंदर आपकी इमोशनल, सोशल, मोरल वैल्यू भी डेवलप करने होंगे। एक आदमी सोसाइटी में खड़ा होकर कैसे बात करता है, ये कहां से डिसाइड होता है? ये उसकी एजुकेशन से डिसाइड होता है। जब उसे जरूरत पड़ेगी तो वो कैसे डिसीजन लेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? ये एजुकेशन से डिसाइड होगा। वो अपनी जिंदगी में कितने लेवल तक आगे बढ़ेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? वो अपने एजुकेशन से डिसाइड करेगा। तो ये है एजुकेशन का बेनिफिट, एडवांटेज। अब हम बात करते हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जहां हम आज हैं, जो हम कर रहे हैं, इसको डेवलप करने के पीछे जो लर्निंग सेंस रहे वो क्या क्या है? तो देखिए, इसेंशियल लाइफ स्किल्स की जो नीड है वो मीन्स आपकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो उसकी फिनेंशियल या मॉनेटरी वैल्यू हो मार्केट में। आप जो करें उसको सोसाइटी में पैसे के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिले। आप प्रोफेसर हो रहे हैं, आप आईएएस बन रहे हैं, या ऐसा कोई काम कर रहे हैं, हायर स्टडीज में आप जा रहे हैं, तो क्यों प्रोफेसर की सैलरी 1 लाख में अब मैक्सिमम होती है? क्योंकि वो उसका जो आउटपुट है वो बहुत बड़ा है। और इसीलिए टीचर का जो रोल है सोसाइटी में वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में एक एनालिटिकल कंपिटेंस भी डेवलप करने की जरूरत है। मीन्स हमें किसी ने कोई बात कही
तो उस बात को हम सोचें कि रियल में वो बात क्या है, फैक्ट एंड फिगर पे बात आएगी या नहीं आएगी। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपका घर आज आज जाने का जो रास्ता है वो आपके घर का 2 घंटे का है, तो आप बेसिक कैलकुलेशन लगाएंगे कि अगर हम 10 किलोमीटर के हिसाब से भी पैदल चल रहे हैं तो कितने किलोमीटर जाने वाली बात की गई। ये है आपकी डिसीजन मेकिंग। आप जो खाना खा रहे हैं, अभी आपकी साइंस की क्लास चली थी तो आपको न्यूट्रिशन फूड के बारे में पता चला होगा, कौन सी चीजें खाने से कौन सी चीजें हमें मिलती हैं। ये पहला स्टेज होता है। तो ये आपकी एजुकेशन से आएगा, तो ये मॉडर्न एजुकेशन का पार्ट है। डिसीजन मेकिंग स्किल, आपसे किसी ने कहा कि बेटा ये सामान ले लो या आप ये सामान खा लो, आप खाना खाओ और लोगे रोड पे, आपकी डिसीजन मेकिंग, बेटा चलो वहां आपके फादर बीमार हैं या फादर का एक्सीडेंट हो गया है, आप जाओगे? नहीं जाना, पहले आपको पता करना है ये कौन है, कैसा आदमी है, क्यों कह रहा है ये है आपकी डिसीजन मेकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग, जब कोई भी चीज आपको मिले तो उसके ऊपर सोचो, यह है आपके क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन। सोसाइटी, हम, दोस्त, दुनिया कैसे चल रही है, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, बदलाव की जरूरत क्या है, हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आज हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, यह है क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट। तो इस तरीके से जो एजुकेशन है वो हमारी मैंने आपको एक डायमेंशन में बताया। आगे इसको और बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए इंडिविजुअल इंपावरमेंट का भी काम करता है। एक पढ़ा लिखे आदमी के अंदर आप देखेंगे वो अवेयर होगा, वो कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, उसके अंदर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब वो बात करेगा तो बहुत सक्षम तरीके से बात करेगा, जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका वो रिप्लाई कर पाएगा। यही तो कॉन्फिडेंस लेवल आदमी की निशानी होती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और जो सबसे लास्ट में अगर हम इसके सिग्निफिकेंस को देखें तो अगर आप एजुकेट होते हैं तो आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी इलिमिनेट कर लेते हैं। मींस आपके पास रोजगार होगा, आप अपनी जिंदगी की गरीबी को खत्म कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं, एजुकेशन आपकी बेहतर होती है तो। और मेन जो एजुकेशन का एम आया आज के कॉन्सेप्ट में कि चिल्ड्रन को गुड सिटीजन में हमको कन्वर्ट करना है। भाई हमारे यहाँ करप्शन हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, वो क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि हम एक गुड सिटीजन नहीं हो पा रहे हैं, एक अच्छे नागरिक नहीं बन पा रहे हैं। जिस दिन हम अच्छे नागरिक बन जाएंगे उस दिन सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, ये अपने आप कम हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू इटमोलॉजी, शब्द विज्ञान के अनुसार ये वर्ड कहां से आया, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, और फिर हम इसके नेक्स्ट फेज में बढ़ेंगे। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है वो कहां होता है, हम चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर। ये देखिए, बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है और इसीलिए इसी लेवल पे हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और शिक्षा वो तरीका है कि जो इसके पोटेंशियल को वो निखार पाए, बना पाए। यही है एजुकेशन का पर्पज, ठीक है। ग्रीक वर्ड से इसे लिया गया है और आज के मॉडर्न में आप देखिए एडटेक कहा जाता है, इसका शॉर्ट एब्रिविएशन यूज किया जाता है एडटेक, वो यहीं से आएगा, ठीक है, वो भी आगे आपको दिखेगा, वो यहीं से आता है। एडटेक कंपनी आपने बहुत सुना होगा, बैजू है, अनअकैडमी है, ये क्या है, एडटेक कंपनियां हैं। उनकी शुरुआत कहां से है, एजुकेशन से एडटेक, एड का यूज किया गया। और इसका रूट वर्ड कहां से शुरू होता है, लैटिन से। नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट, ये आपने देखा। नॉलेज क्या है, किसी भी चीज को जानने का जो तरीका है, जितना आपके के पास ज्ञान है, इसको हम सिंपली नॉलेज बोलते हैं। हमें साइंस की नॉलेज है कि नहीं, हमें मैथ्स की नॉलेज है कि नहीं, दिस इज अ नॉलेज। मीन्स उस सब्जेक्ट के बारे में या किसी विषय के डायमेंशन को समझने की जो क्षमता है वो हमारी नॉलेज है। दूसरा सेक्शन है स्किल। स्किल क्या है, जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं
तो वो किस तरीके से सोसाइटी में रिफ्लेक्ट हो पाएगा। जैसे मैं फिजिकल टीचर हूं तो मैं क्या करा सकता हूं, मैं फिजिकल एजुकेशन आपको बेहतर दिला सकता हूं। मैं मैथ्स टीचर हूं तो मेरे अंदर मैथ्स को बेहतर तरीके से डिलीवर करने की, समझाने की क्षमता है। और जब ये क्षमता, जब यही जो क्षमता, इसको बोलते हैं स्किल, जब ये क्षमता आपके अंदर आ जाएगी तो सोसाइटी में इसकी वैल्यू है। बोला जाता है ना कि ये टीचर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये डॉक्टर हैं। तो ये क्या है, ये उन्होंने जो नॉलेज को स्किल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो वो आपके लिए सोसाइटी में जीने का और अर्थोपार्जन का एक तरीका बन जाता है। ठीक है। अगला है कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट। भाई मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये घर है, उस घर में 5 लोग आईएएस बन जाते हैं और उसके बगल वाले घर में 5 लोग हैं। वो 5 लोगों में से 3 लोग बेरोजगार हैं और 2 लोग भी बहुत नॉर्मल ग्रेड की जॉब कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं कर रहे हैं। अब कैरेक्टर के बारे में बात करें तो कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है और कैरेक्टर का रियल मीनिंग कहाँ है, वो भी हमें एजुकेशन से ही मिलता है। जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपनों की मदद करनी चाहिए। ये क्या है, ये कैरेक्टर है। अब ये जब बच्चा जिसके अंदर कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, जब जरूरत होगी तो वो सोसाइटी के लिए खड़ा होगा। आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखिए कि जब कोई आपदा आई, कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं और जो चरित्रवान होता है वो खड़ा होता है। यही वैल्यूज है। और ये कैसे आती है, एजुकेशन से आती है। जब हम अच्छे लोगों को पढ़ते हैं, जब हमारे सराउंडिंग में अच्छे लोग हमें बताते हैं। बच्चा क्या जानता है कि दुनिया में क्या अच्छा और क्या बुरा, जैसा उसे बताया जाता है वैसा उसे वो मान लेता है। अब अफगानिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको वेल विशेस दी जाती है, उसको सबको आशीर्वाद लेने के लिए कहा जाता है कि तुम सबका आशीर्वाद लो। तो ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस ही कहीं किसी को आतंकवादी बनाता है और कहीं किसी को अब्दुल कलाम टाइप का महान साइंटिस्ट भी बनाता है। एक ऐसा नाम जिसने पूरे भारत के लिए इतना किया कि पूरा भारत भी उसका पूरी लाइफ टाइम ऋणी रहने वाला है। तो ये है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर हमेशा ये सोचेगा कि सोसाइटी के लिए जो हम अभी ये काम कर रहे हैं इसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए क्या होने वाला है। ये है कैरेक्टर। वो कभी भी करप्शन में नहीं जाएगा क्योंकि उसे पता है कि जो पैसा हम ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, ये हमारे ही लोगों का पैसा है। हमारे ही लोग टैक्स देते हैं सरकार के पास और सरकार से पैसा आ रहा है। और अगर हम घूस लेंगे तो जरूरी है कि गलत काम ही करेंगे। अच्छे काम के लिए घूस की जरूरत ही नहीं है। वो तो सरकार हमको सैलरी दे ही रही है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको सैलरी तो दे ही रही है। फिर हमें क्या जरूरत है। सही काम के लिए कभी भी करप्ट बनने की जरूरत नहीं होती। और करप्ट आदमी हमेशा दुनिया में दब के रहता है, डर के रहता है, डरा रहेगा, वो सहमा रहेगा। कभी आप गलत काम करके देखिए, झूठ बोल के देखिए, आपके मन में हमेशा डर बना रहेगा, अरे कहीं मेरी बात खुल न जाए। कभी आपसे कोई अचानक से कोई बात पूछ ले तो आप एकदम डर जाएंगे कि कहीं वही बात तो नहीं कही जा रही है। तो ये है कैरेक्टर। आगे और भी देखेंगे कि ये कैसे कैसे चीजें आ रही है। आपने देखा कि एजुकेशन कहां से शुरू होता है, लैटिन वर्ड से आता है ये। और इसका मतलब होता है कि जो आपका पोटेंशियल है उसको हम कन्वर्ट कर पाए, उसको हम लीड कर पाए। इस चीज को बताने के लिए एजुकेशन का पर्पस है। अब बात करते हैं कि देखिए 2 तरीके के एजुकेशन फॉर्मेट के बारे में बात की गई। एक हम केवल नाम लेके छोड़ देंगे, उसे हम कभी बाद में देखेंगे, आज के लिए वो टॉपिक नहीं है। और जो दूसरा होगा उसके ऊपर हम आज पूरी क्लास को रखेंगे। पहला जो तरीका है वो एंसेंट इंडिया में यूज किया जाता है, जिसमें हम गुरुकुल के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। गुरु का कुल मतलब गुरु का ही जो कुल है उसे गुरुकुल बोला गया। इसी वजह से बच्चा वहां जाता था, वहीं रहता था, अपने दोस्तों को गुरु भाई की तरह रखता था, मतलब वो उसके भाई हो गए। और भिक्षाटन होता था, वहीं बैठ के सोसाइटी के बाहर की वो जगह होती थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें इक्वालिटी होती थी। राजा का लड़का भी भिक्षा मांगेगा और एक गरीब का लड़का भी भिक्षा मांगेगा। तो ये इक्वालिटी लाने का बेहतर तरीका इजाद किया गया था। और उसको जो बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे वो अपने आश्रम में बैठा के और उसे 25 ईयर तक एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। अब वो टाइम खत्म हो गया, अब वो चीजें नहीं रही।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो कैसे चलता है और उसकी शुरुआत इंडिया में कैसे हुई। देखिए, मॉडर्न एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली शुरू होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है और उसको जरूरत होती है कि इंडिया में रूल करने के लिए ऐसे लोगों की जो शरीर देखने में तो इंडियन हो लेकिन थॉट प्रोसेस से, काम करने से वो कैसे हो, वो ब्रिटिशर्स हो। इस तरीके के लोगों की उसे जरूरत होती है। अब इस चीज को बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक फॉर्मेट लेके आती है और 1833 में मैकाले मिंट, लॉर्ड मैकाले इसको इंट्रोड्यूस करता है, जो आज की मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी का बेस है। इसका टारगेट था कि हमको वर्किंग के लिए क्लर्क चाहिए ताकि वो जो एक्टिविटीज है बेसिक वर्क कर पाए। दूसरा, रूल करने के लिए मिलिट्री फोर्सेस चाहिए। और तीसरा, वर्क और फैक्ट्री में वर्क करने के लिए फैक्ट्री लेबर चाहिए। और इसीलिए एक ऐसे लोगों की को सोचा गया जिनकी एजुकेशन का जो तरीका होगा, का जो मीडियम होगा वो होगा इंग्लिश। अब इंग्लिश क्यों है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। आपको पता है इंडिया में कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक लेवल पे कितनी भाषाएं हैं हमारे पास। हमारे पास अराउंड 19,000 से ज्यादा डायलैक्ट्स हैं। डायलैक्ट्स का मतलब होता है बोलियां, ठीक है। 19,000 से ज्यादा बोलियां हैं। 100 से ऊपर के कॉन्सेप्ट को देखें, भाषाओं के बारे में देखें तो नॉर्मल कैटेगरी है वो 22+ है। तो इतने बड़े देश में अगर कोई एक सेम भाषा नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को यहां प्रमोट किया और वो सिस्टम आज भी वैसे का वैसा ही है। आप साउथ में जाएंगे तो आप कैसे बात करेंगे, आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। साउथ वाला आपके यहां आएगा तो कैसे बात करेगा, वो हरियाणवी तो जानता नहीं, वो बात ही नहीं कर पाएगा उसे, तो वो इंग्लिश बोलेगा। क्लियर। तो इंग्लिश क्या हो गई, एक ऐसी लैंग्वेज हो गई जो पैन इंडिया, पूरे भारत में कहीं भी वो यूज कर सकता है, किसी काम के लिए यूज कर सकता है। लोग उसकी बात को समझेंगे और लोग उसकी बात को रिप्लाई करेंगे। भाषा होती क्या है, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, एक गेटवे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। बात हमारे अपनी बात को रखने का और आपकी बात को मुझे समझने के लिए जो तरीका डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं भाषा। अब जो भी भाषा होगी उसकी सेम ग्रामर होगा, सेम फोनेटिक्स होगा और सेम वे से प्रोनाउंसिएट होगा, तो हम एक्सचेंज कर पाएंगे, हम आपकी बात को समझ पाएंगे। जैसे मैंने पूछा कैसे हैं आप सब, मे आई ऑडिबल, तो आपने लिखा यस वी आर फाइन, ऑल फाइन, और यस यू आर ऑडिबल। तो ये क्या है, ये सेम तरीका है ना। अब मैं इसको स्पेनिश में पूछता और आप मुझे इंग्लिश में रिप्लाई करते तो ये पॉसिबल था, नहीं पॉसिबल था। तो मॉडर्न में जो एजुकेशन की स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है और उसका टारगेट होता है कि एक ऐसे लोगों को लाया जाए जो केवल अपनी बातों को, हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए इस तरीके से वो केवल फॉलो करें, वो कुछ थॉट ना रखें, कुछ सोचे नहीं, थिंकिंग प्रोसेस में ना जाए, क्योंकि अगर वो थिंक करेंगे तो चीजें नहीं बन पाएंगी। और इस वजह से आइडिया और इनोवेशन जो था वो खत्म हो गया। अभी देखिए रिजल्ट आया है, रिजल्ट आया, कुछ लोग पास हुए, कुछ लोग फेल हुए, कुछ लोगों के नंबर अच्छे आए, कुछ लोगों के खराब आए। लेकिन कुछ इनोवेटिव सोचने के लिए, कुछ आइडियाज करने के लिए, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए हमारे पास अभी भी बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं। हमें वो चीजें नहीं समझाई जाती, नहीं बताई जाती। इसीलिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफी पीछे छूट गया। और इसको देखते हुए भारत सरकार ने NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, जो अगले साल से आपके यहां भी लग जाएगी पूरे भारत में। NEP 2020 इसका पूरा नाम है, जिसमें आपकी सारी चीजें बदल जाएंगी। वो कैसे बदलेंगी वो बात का टॉपिक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते। तो ये चीजें थी कि ब्रिटिशर्स आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, वो देखती है कि हमें इंडिया में रूल करना है, राज करना है, तो हमको आर्मी चाहिए, क्लर्क चाहिए और फैक्ट्री वर्कर चाहिए। उसके लिए वो एक एजुकेशन पॉलिसी बनाती है। तो अब बात करते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, अपने काम करने के लिए लोगों के लिए एजुकेशन पॉलिसी लेके आती है, तो वो जो पॉलिसी बनाएगी उसने कहा फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब होता है कि जैसे पानी है
तो पानी फिल्टर होकर कैसे गिरेगा? बूंद बूंद से गिरेगा, आपने देखा होगा। तो पानी सबसे पहले कहां जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा। और किसी प्लास्टिक में पानी भर दीजिए और उसे उठा दीजिए और उसके अंदर एक छोटा सा होल कर दीजिए, तो क्या होगा? बूंद बूंद करके पानी गिरेगा। यही है फिल्ट्रेशन थ्योरी। उसने कहा कि इंडिया के ऊपर के लोगों को हम केवल समझाते हैं, वो लोग धीरे 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 इंडियन को समझाएंगे और वहां से हमारा काम भी चलता रहेगा, हमें दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि उनको यह डर था कि मॉडर्न एजुकेशन का जो तरीका वो लोग लेके आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न वैल्यूज अगर इंडियन को पता चल गई तो ये हमें राज नहीं करने देंगे। और इसीलिए आप ये देखिए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी हों और चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे जितने बड़े लीडर हो, ऑलमोस्ट सभी लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे और कई तो इंडिया से बाहर जाके पढ़े थे। गांधी तो लंदन जाके पढ़े हुए थे। तो जब वो उस मॉडर्न एजुकेशन के उस डायमेंशन को समझ जाएंगे तो वो हमको राज नहीं करने देंगे। इसीलिए फिल्ट्रेशन थ्योरी लाई गई। ठीक है, तो पर्पज ऑफ एजुकेशन का उनका जो मोटिव था वो दूसरा था। आज का जो तरीका है वो दूसरा है। और आज कैसा होना चाहिए एजुकेशन? कि हमको लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, मतलब कि जिंदगी क्या है, उसके मायने क्या है, ये समझने के लिए हमको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, कैसे हम लर्न करें ये भी जरूरी है। अगर हमें मान लीजिए पीसीएस बनना है और कोई जॉब करनी है तो उसका तरीका क्या होगा ये भी तो हमें पता करना है। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन का जो मेन पर्पज है वो आपको अपनी जिंदगी का सुकून देना है। आप अपनी जिंदगी को सुकून से काट पाए, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या जो चैलेंजेस है केवल एक बार वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक पढ़े लिखे आदमी के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसे ये पता होगा अगर वो एजुकेटेड है कि उसका पोटेंशियल क्या है, मींस वो क्या काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए वो इंजीनियर है और उसे आप कह दीजिए कि वो डॉक्टर का काम कर पाए, ये पॉसिबल है? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब इंजीनियर वाला इंजीनियरिंग की ही जॉब करेगा, इंजीनियरिंग का ही वर्क करेगा। इसके बाद प्लान ऑफ एक्शंस क्या होंगे, कैसे वो काम को एग्जीक्यूट करेगा। आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, अभी तो आप बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी आपके एग्जाम जब नजदीक आ जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपका सिलेबस क्या है और आपके कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे पूछे जाएंगे, और आपको यह भी पता होता है कि आप कितने दिनों में इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। ये होता है प्लान ऑफ एक्शंस, कि हमें ये काम करना है तो उसके ऊपर हमें क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, आप जब एग्जाम का टाइम आता है तो फिर आप बैठ के सारी चीजें छोड़ के, सारी चीजें बंद करके केवल आप पढ़ाई करते हैं अपनी। ठीक है, फिर थॉट, हम क्या, हमारे अंदर विचार आते हैं, क्या हम गलत सोचते हैं, कैसे हमारे थॉट क्या क्या हमारे अंदर आती हैं, हम दूसरों को लेके क्या समझते हैं, हमारे अंदर जो समझने और की क्षमता है वो कैसी है, ये इनको पता होता है, थॉट्स। और उसके बाद बातें आती है एक्सप्रेशन की। एक पढ़ा लिखा आदमी हमेशा मैनर्ड से बात करेगा, हमेशा आपको सम्मान देके बात करेगा। आप छोटे हैं फिर भी वो आपको पूरा सम्मान देगा। और एक अगर एजुकेटेड आदमी नहीं है तो किस तरीके की लैंग्वेज यूज करेगा? वो एक एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर सकता है। करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन कर सकता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी से कहा अगर एकदम पढ़े लिखे नहीं हो क्या, तुम थोड़ी भी अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, बोलने के तरीका, क्यों तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को? जो आदमी ज्यादा एंग्री होता है, ज्यादा गुस्सा करता है, उसके अंदर एक्सप्रेशन इशू होता है, एक्सप्रेस अपने आप को कर ही नहीं पाता। और जब आदमी एक्सप्रेशन नहीं करेगा तो कहीं ना रुकेगा और फिर बात में चिल्लाएगा, एक बार में वो निकालेगा। ठीक है, आगे उसको देखेंगे। ये बात हो गई। अब आज की जो सोसाइटी में जो चैलेंज है जो क्या है, देखिए कि हम 24/7 नेट से तो घिरे पड़े हैं। ठीक है, नेट सोशल मीडिया पे हम अपने बात को एक्सप्रेस तो कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमको स्टेज दे दिया जाए या 4 लोगों के बीच में अपनी बात को रखने के लिए कह दिया जाए तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, हम डर जाएंगे, हमारे अंदर फियर है। ये हमारे अंदर एक बड़ा चैलेंज है। और इसकी वजह से सोशल मीडिया पे तो हम ये शेयर करते हैं कि हमारे अंदर बहुत हैप्पीनेस है, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है, हमें नई बुक मिल गई, हमें नया दोस्त मिल गया, हमने नई जगह विजिट कर ली, जर्नी हमने कर ली। लेकिन हम रियल लाइफ में पूरी तरीके से अलोन हो जाते हैं। लॉनलीनेस हमें दिखती है, डिप्रेशन हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हम क्या हैं और जो
बनावटी दुनिया है, इसके बीच का अंतर हमसे नहीं हो पाता। अब आपको एक अच्छा दोस्त चाहिए, आपको अच्छे पेरेंट्स चाहिए जो आपकी अपनी बात को समझ सके, आपको सही समय बता सके। अब वो चीज आपको यहां मिल नहीं रही, अच्छे दोस्त आपको मिले नहीं, तो फिर क्या होगा, आप अकेले पड़ेंगे। और हर दुनिया में हर चीज के लिए जगह बनी पड़ी है। दोस्त की जगह दोस्त लेगा, माँ बाप की जगह माँ बाप ही लेंगे और कोई नहीं ले सकता। एक टीचर की जगह टीचर ही लेगा और कोई नहीं ले सकता। तो इस वजह से ये क्या है, आपको ये स्पेस देखने को मिलेगा, मिल रहा है या मिलेगा। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे। असर है, असर रिपोर्ट, ये एक एनजीओ है जो इंडिया की एजुकेशन के ऊपर काम करता है और बेसिकली ये एक तरीके से सर्वे करता है कि जो बच्चे हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी कॉम्पिटेंस है। मीन्स इनकी पढ़ाई लिखाई के मायने क्या है, सोसाइटी में इनकी क्या वैल्यू है, क्या इनको जॉब मिलेगी, क्या इनको जॉब नहीं मिलेगी, कमियां हैं तो कहाँ है। तो उसकी 2017 अभी 22 वाली भी रिपोर्ट 21 वाली भी रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये बात कही गई है कि भारत में जो 83% पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग नौकरी लायक नहीं हैं। ये लोग किसी का मतलब ये काम कर ही नहीं सकते। अब काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बेसिक्स नहीं पता, बेसिक्स की इनको दिक्कत है। अब बेसिक क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिक का मतलब होता है नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज को समझने की क्षमता नहीं है, पहली चीज। दूसरा, राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। कभी बोला जाए कि एक लेटर लिख दो, एक एप्लीकेशन लिख दो, नहीं लिख पाएंगे, बहुत ढेर सारी मिस्टेक्स हैं। तीसरा, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक। सपोज आपसे पूछा गया कि 25% का 5% कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग बहुत ढेर सारी गलतियां करते हैं, सीधे बता देंगे 5 हो जाएगा। कैसे 5 हो जाएगा, ये तो बेसिक एजुकेशन का पार्ट है और आपने उसको मिस करा तो थ्रू आउट जिंदगी आप ये गलती करने वाले हैं, पूरी जिंदगी आप ये गलती करेंगे, क्योंकि आपके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं आई, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने की पावर नहीं आ रही है आपके अंदर। और ये चीजें क्यों जरूरत है, डेली लाइफ में इसका यूज है। आपसे कहा गया कि एक रिपोर्ट आप बना के ले आइए और रिपोर्ट में ये बताइए कि कितने घंटे में हम कितने लोगों के साथ कितना हम काम करा पाएंगे। तो आपको न्यूमेरिकल स्किल की जरूरत होगी। एक आदमी का के वर्क करने की पावर कितनी है, मान लीजिए आपको यही कह दिया गया कि आपको पांच लोगों को लेके आना है और ये 5 लोग ऐसे होने चाहिए कि जिनका टोटल वर्क जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हो जाए। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो 100 पेज पर डे के हिसाब से निकलना चाहिए। आप टाइपिस्ट लेके आते हैं और आप यही नहीं कैलकुलेट कर पाते कि एक टाइपिस्ट 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा। यह है न्यूमेरिकल एबिलिटी। कितने रुपए सैलरी इनहेंसमेंट होगी, नहीं पता। यह है न्यूमेरिकल बात है। इसका और भी एग्जांपल है, ऐसा ही ये एग्जांपल बहुत बड़े बेसिक पे जा रहा हूं, इसके बहुत बड़े बड़े एग्जांपल हैं आज के दिन में। तो इस असर रिपोर्ट ने कहा कि जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये उनकी बात की जा रही है जो आज बीटेक करके, एमबीबीएस करके, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री लेके, बीसीए करके, एमसीए करके, मास्टर्स करके, लाखों रुपए लगा के, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लगा रहे मास्टर्स में, और उसके बाद उनके पास 25,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी ही नहीं मिल रही। नौकरी 25,000 तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है, इंटरव्यू राउंड से ही बाहर हो जा रहा है, रिटन एग्जाम ही उनका नहीं निकल पा रहा है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितने पर ईयर के हिसाब से जो इंजीनियर डॉक्टर निकल रहे हैं, स्पेशली इंजीनियर के बारे में डेटा है, उतना पूरा यूएसए और चाइना मिलके नहीं निकाल पा रहे। लेकिन इनके लिए जॉब नहीं है, यहां जॉब की कमी है। अब यहां बात आती है क्वालिटी एजुकेशन की। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जब वो इंडियन सिविल सर्विसेज जो आज का यूपीएससी है, उस समय उन्होंने अपने समय में निकाला था, तो उस समय इंटरव्यू जो होता था वो लंदन ही हुआ करता था। तो लंदन गए, तो ब्रिटिशर्स से वो ऑलरेडी इंडियन को हेड करते थे, उनको लगता ही नहीं था कि ये कैसे चले आएंगे, ये तो हमारे स्लेव हैं, ये हमारे गुलाम हैं, इनकी कैसे औकात। तो होता है, एक आदमी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, ब्रिटिशर्स के अंदर बहुत ज़्यादा था। तो कहा कि
बोस क्या कर सकते हो तुम? तो चेयरमैन ने पूछा, बोर्ड मेंबर के चेयरमैन ने, कि बताओ तुम क्या कर सकते हो? सुभाष चंद्र बोस ने आंसर दिया कि सर कुछ भी कर सकता हूं मैं। ठीक है। उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, अपनी अंगूठी निकाली और टेबल पे ऐसे रख दी और कहा कि इसके अंदर से बाहर निकल के दिखाओ। बोस ने एक व्हाइट पेज निकाला, उसके ऊपर अपना नाम लिखा और उसको रोल किया और उसके अंदर से निकाल के व्हाइट पेज को निकाल के रख दे। लो जी सर। एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार बिरबल को पता चला कि करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है दरबार में, और जो पहरेदार हैं, जो गेट कीपर हैं, यही सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है और इसकी वजह से पूरे राज्य में जो करप्शन है वो बढ़ा हुआ है। तो कभी बिरबल वेश बदल के नॉर्मल जो सिविलियन की तरह गए बाहर। जब वो एंट्री करने लगे तो गेटकीपर ने उन्हें रोका, रुको, कौन हो तुम, कहां जा रहे हो, किससे मिलना है? उसका काम होता है ये, यहां तक तो ठीक था। तो उन्होंने बताया कि दरबार में जाना है और मिलना है। जैसे ही उसने सुना कि दरबार में जाना है और राजा से मिलना है, मतलब अकबर से मिलना है, तो उसने कहा कि एक शर्त पे मैं तुम्हें जाने दूंगा, जो भी मिलेगा उसका आधा आधा बांटेंगे हम लोग। तो बिरबल ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, क्योंकि देखा कि लाइन में सबसे यही सवाल कहा जा रहा था और सबको जो वो कहता था कि देंगे उसको अंदर जाने देते थे और जो कहता था कि नहीं देंगे उनको बाहर कर दिया जाता था। जैसे ही बिरबल अंदर जाते हैं दरबार में, तो अकबर से कहते हैं कि सर जिल्ले इलाही मुझे 50 कोड़े मारे जाएं। अब जब ये बात बिरबल कहते हैं दरबार में, तो सब लोग की भौहें तन जाती हैं कि बिरबल ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो पूछते हैं अकबर कि भाई क्यों कह रहे हो 50? कैसा 100 कोड़े मारे जाए मुझे? सर आप जितनी बार हमसे पूछोगे हम कोड़े बढ़ाते चले जाएंगे। तो अकबर भी समझदार थे, अकबर को समझ में आ गई कि कोई ना कोई दिक्कत है, बिरबल ऐसी बात तो करेंगे नहीं। फिर बिरबल कहते हैं कि वो कोड़े तब मारे जाएं जो गेटकीपर है, जो प्रधान गेटकीपर है, उनकी निगरानी में हमें कोड़े मारे जाएं। तो बुलाते हैं, फिर अकबर बुलाते हैं कि भाई कौन है, बुलाओ उसे अंदर। दरबार में आते हैं वो, तो कहते हैं कि भाई बिरबल ने कहा है कि हमें 50 कोड़े मारे जाए और जितने कोड़े मारे जाए उसके 2 गुने आपको मिले। ये बात आई है, क्यों आई है, बिरबल को कोड़े क्यों मारे जाएंगे? तब वो जो गेटकीपर है बिरबल के पैरों में गिर जाता है और बताता है कि सर मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मेरा जो काम था वो काम मैंने नहीं किया और मैं करप्शन में, मैं भ्रष्टाचार में था, जिसकी वजह से तब उसे रियल में कोड़े मारे जाते हैं। लेकिन ये जो क्वालिटी एजुकेशन, यही है क्वालिटी एजुकेशन। ये तो जिंदगी में आपके भी आएगा। आप डेली लाइफ के चैलेंजेस को कहां कहां कैसे डील करेंगे, और ये तो किसी स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता, ना कोई पढ़ा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर की जा सकती है, और वो क्या है, आपकी समझदारी को डेवलप किया जा सकता है। आप जब ऐसी परिस्थितियों में फंसे, ऐसी सिचुएशन जब आपके पास आए, तो देखिए दुनिया के जितने चैलेंजेज हैं, वो चाहे पहले आए हों या चाहे बाद में आएंगे, हर माँ बाप को लगता है कि जो बेटा है या बेटी है हमारी, इसको मैं अपना अनुभव दे दूं, और अनुभव हमें समझ में नहीं आता। जैसे आप 6 to 8 के क्लास के हैं, तो आप छोटे बच्चों को समझते होंगे कि ये तो बेवकूफ है, ठीक है, और ये सेम सिचुएशन आपसे ऊपर वाले बच्चे भी आपको लेके सोचते होंगे कि आप बेवकूफ हैं, और ये सेम सिचुएशन उनसे ऊपर वाले लोग भी सोचते होंगे कि ये बेवकूफ है। तो हमारे अंदर ये पहले से हमारे अंदर एक तरीका डेवलप है कि हम दुनिया को उस लेवल पे समझते हैं कि जो छोटा है वो बेवकूफ है, तो हम उसको बताना चाहते हैं। और ये वही होता है एक्सपीरियंस। एक वर्ड आता है विवेकवान बनिए, मैं आपको ऐड करता हूं। विवेक, आपने वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज देख लीजिए। कहा जाता है ना कि एजुकेशन का एक्चुअल मतलब है विवेकी होना। विवेक किस चीज से, 2 चीजों से मिलकर बनेगा। एक आपकी जो विजडम, ज्ञान होगा वो आएगा, ज्ञान, और प्लस बुद्धि। जो आपने संचित किया वो आपका ज्ञान है, जो आपने पाया, और किस तरीके से उससे उपयोग करेंगे ये आपकी बुद्धि है। और ये जब दोनों मिलते हैं तो विवेक बनता है। और यही एक
एजुकेटेड पर्सन की निशानी है, बस और कुछ नहीं, बहुत सिंपल। अब मैं इसको एक एग्जांपल देता हूं, वहां से और क्लियरिटी आपको आएगी। एक चाकू है, उसी चाकू से हमारे घर में सब्जी भी काटी जाती है, सबके घर में काटी जाती होगी, और भी काम किए जाते हैं। उसी तरीके का चाकू यूज करके एक डॉक्टर जो है वो सर्जरी भी करता है, देखा ही होगा ना आपने, ऑपरेशंस होते हैं उसी तरीके के चाकू से। और उसी चाकू का यूज करके चोरी भी की जाती है। एक चोर उसी चाकू को दिखा के और आपसे चोरी भी करता है। अब इसमें अलग अलग क्या है? सामान तो एक ही है, बुद्धि तो इस चोर के पास भी है। उसे नहीं पता कि कहां ट्रैप करना है, ऐसी जगह पकड़ना है जहां सुनसान हो, या ऐसी जगह हो जहां आप बहुत ज्यादा अटेंटिव ना हो, अटेंशन आपके सावधान आप ना रहे, तो वो उस एरिया को दिमाग तो भी लगा रहा है। डॉक्टर भी दिमाग लगा रहा है, कैसे करना है, कब करना है, वो भी कर रहा है। कमी कहां है? कमी उसके इस ज्ञान में है। एक आदमी ऐसा काम कर रहा है जिससे सोसाइटी को फायदा मिल रहा है, सोसाइटी उसे ब्लेसिंग दे रही है। और एक आदमी ऐसा है कि जो काम कर रहा है वो केवल अपने हित के लिए कर रहा है, केवल अपने हित के लिए कर रहा है। यही है चरित्र का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ये भी काम कर रहा है लेकिन ये केवल अपने लिए नहीं कर रहा है, सोसाइटी के लिए कर रहा है। इसके काम करने से सोसाइटी का भला हो रहा है, और ये काम कर रहा है तो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। तो बुद्धि तो दोनों के अंदर है, बुद्धि तो है ही, ज्ञान भी है। ज्ञान इसको भी है, क्योंकि इसने पढ़ाई करी है तो इसको ज्ञान है, इसने नहीं करी है तो भी इसने चीजों को सीखी है। लेकिन विवेक का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि उसका वो अनुभव कि जो काम हम करेंगे उससे सोसाइटी को कहां फायदा होगा और कहां नुकसान होगा। यही है रियल एजुकेशन का मतलब। और इसीलिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए। पापा घर वाले बोलते हैं ना आपको कि बेटा ये काम मत करो, इससे बहुत नुकसान होगा आपको। आज समय है, समय आज पढ़ लो, आगे नहीं पढ़ पाओगे आप, ये फैक्ट है। आगे आप बढ़ेंगे, हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए कि आप ना कर पाए, फिजिकल कोई चैलेंजेज हो जाए। आज जो आपको सिचुएशन मिली हुई है ये आगे नहीं रहेगी। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, 10th तक हम लोग साथ रहे, और वो 10th तक पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, नॉर्मल था वो बहुत। उसके फादर बहुत पैसे वाले थे, बहुत अच्छा पैसा था, सारी चीजें स्मूथ थी। 12th के बाद उसे पढ़ने का मन हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने अपना एडमिशन लिया। चूंकि मुझसे बहुत ज्यादा बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं डीयू का स्टूडेंट नहीं था, तो मैंने उसे नॉर्मल बात होती रहती थी। वो अपना डीयू में लिया और उसने बोला कि दोस्त मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, मैंने 12 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद किए हैं, अब मुझे बहुत पढ़ने की इच्छा है, अब मैं पढ़ूंगा। 3 महीने उसने जी जान लगा के पढ़ाई करी। इवन दो क्लास के सारे प्रोफेसर, ड्यूक में जो हिंदू कॉलेज था उसका वो स्टूडेंट था, उसके ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी उसको जान गए थे। ये उसकी सिचुएशन थी, इतना उसने आपको चेंज किया था। सडनली उसके साथ उसे एक दिन पता चला कि उसके फादर को गोली मार दी गई। उसके फादर बिजनेसमैन थे और कहीं पैसा लेने गए थे, पैसा लेके आ रहे थे, हेवी अमाउंट था, और किसी ने बता दिया होगा, फिर उनको गोली मार दी गई, पैसा लूट लिया गया। अब वो घर जाता है, अब पढ़ाई तो उसकी जीरो हो गई क्योंकि पढ़ ही नहीं पाएगा, वो तो घर का बिजनेस संभालना है, बिजनेस करता है। आज भी उस आदमी के अंदर एक सबसे बड़ी जो कसक है वो यही है कि काश मैं समय पे चेत गया होता, काश मैंने वो 12 साल बर्बाद नहीं किए होते। आज मेरे पास पैसा है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। और उसके रिफ्लेक्शंस हर जगह उसे दिखते। तो जो मेनली मोटिव था मुझे आपको बताने का, समझाने का, वो यही था कि भाई अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन किस तरीके से यूज होती है, आगे क्या क्या बातें आएंगी, ये चीजें हैं। अब देख लीजिए एक और फैक्ट, और उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, हो गई चीजें, अगली बार फिर हम इसको देखेंगे। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से 90 मिनट में एक सुसाइड हो रहा है। मतलब एक नया युवा लड़का अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। इतने बुरे दौर में हैं हम,
और ये केवल इस वजह से है, पढ़ सब रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आपके और कंपटीटर भी पढ़ रहे हैं, अभी एससीएस का रिजल्ट आया है, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया, लाखों लड़के पास हुए, तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ है? क्वालिटी एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में कमी है। और ये जिस दिन आपके पास आ गई उस दिन आप ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएंगे। ऐसे पढ़िए कि 10+2 पास आउट होते होते, 12th पास आउट होते होते आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। बस एक टारगेट बनाइए, आप जहां रहिए। और एक चीज और, दुनिया में सब कुछ धोखा दे देगा, सरस्वती कभी धोखा नहीं देती। तो कभी जिंदगी की इस डिलेमा में मत रहिएगा कि हमें क्या करना है, हम क्या बनेंगे क्या नहीं, कुछ नहीं। आप पढ़ते रहिए, अपने आप से जस्टिस करते रहिए। आज दिन मिला है, पूरी ईमानदारी से उसे निभाइए। जो टॉपिक मिला है, पूरे मनोयोग से उसे पढ़िए, क्योंकि जिसके पास सरस्वती है उसे कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। आप जहां रहेंगे वहां परफॉर्म कर जाएंगे। ये सुन लीजिए, जहां रहेंगे, एक नहीं 50। मैं अब अब्दुल कलाम का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं। अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी बहुत स्ट्रगलफुल रही थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारी आपकी नहीं है, और ईश्वर ना करे मिनिमम लोगों को मिले, ना मिले बेहतर है। अब्दुल कलाम साहब पेपर बांटते थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके स्कॉलरशिप लेके, जब वो 10+2 पास आउट होते हैं तो एयरफोर्स का एक एग्जाम होता है, और जिस एग्जाम को क्रैक करने के बाद वो आदमी हायर एजुकेशन की तरफ जा सकता है, स्पेशली जो इंजीनियरिंग कोर है वहां वो जा सकते हैं। जब वो गए तो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, और उस एग्जाम के लिए उनकी बहन ने, चूंकि उनके पेरेंट की डेथ हो गई थी, तो उनकी जो बहन थी, उन्होंने अपने जेवर बेच के आने का पैसा दिया था। तो वो इतना खुश थे कि चलो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं अपनी बहन के जेवर के पैसे भी लौटा दूंगा, और हमारी जिंदगी जो इतनी टफ चल रही है ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब वो उनको इंटरव्यू से बाहर किया गया तो वो पूरी तरीके से नर्वस हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और हरिद्वार आके वो नदी किनारे बैठे हुए थे, और एक बाबा थे जो प्रवचन कर रहे थे। अब्दुल कलाम जाते हैं, 2 मिनट सुनते हैं। जब आदमी जिंदगी में जब हारता है तब उसे इन दुनिया की चीजों के बारे में समझ आती है, भगवान क्या होते हैं, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, तब उसकी जो एनर्जी है ना वो डाइवर्ट होती है, नहीं तो वो अपने कॉन्फिडेंस में सबको नीचे ही समझता है। अब्दुल कलाम 2 मिनट खड़े होते हैं, तो बाबा जो प्रवचन कर रहे थे उनको ये नमस्ते करते हैं, क्योंकि उनके मजहब के हिसाब से नमस्ते ही होता है, नमस्ते वो करते हैं। जब नमस्ते करते हैं तो कहते हैं कि क्यों परेशान हो बेटा तुम? तो कह, अब ये अंदर अंदर मुस्कुराते हैं कि बाबा को क्या पता दुनिया के बारे में, ये तो फकीर आदमी, ये तो रोड पे बैठे, इनको क्या जरूरत है किसी चीज की, मेरे ऊपर क्या बीत रही है मुझे पता है, मैं अंदर से कितना टूटा हूं, मेरे पास आगे जिंदगी देखने का, बढ़ने का भी रास्ता ही नहीं दिख रहा, मैं कल के डेट में क्या करूंगा, मेरा तो सपना ही खत्म है, ना मेरे पास कोई पीछे प्रॉपर्टी है, ना कोई ऐसी चीज है, और आगे के लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं है, अब तो जो था वो सब बिक के खत्म है, कुछ नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे, परेशान मत हो, कुछ चीजें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, तुम बहुत आगे जाओगे और बहुत जाओ। तो उनको लगा कि ये आदमी ऐसे ही दिलासा दे रहा है, लेकिन उस आदमी ने जितने कॉन्फिडेंस से ये बात कही थी, वहां अब्दुल कलाम को कहीं ना कहीं ये बात झकझोर दी कि हाँ कुछ तो ये आदमी कह कैसे रहा है, एक बार आदमी मिला, ना कभी देखा, ना सुना, ना जाना, और मेरे बारे में ये बता रहा है, हो सकता है कुछ ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। और अब्दुल कलाम बने, भारत का ऐसा साइंटिस्ट जिसे मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और भारत का ऐसा साइंटिस्ट जो इंडिया की सर्वोच्च पद पे विराजा, और बैठा ही नहीं, उसके नाम पे कोई भी ऐसा दुनिया का आदमी नहीं होगा जो ये बात एडमायर नहीं करेगा, मानेगा नहीं कि इतना हम्बल और इतना पोलाइट और इतना स्किलफुल आदमी था। ये होती है एजुकेशन की रियल क्वालिटी, ये होती है एजुकेशन, और हमको इसी मोड में अपने एजुकेशन को पाना है और इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे के लिए फिर दूसरे टॉपिक पे देखेंगे। ठीक है, कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए। ये जो कोर्स है इसमें सारी चीजें आएंगी, इस तरीके की एजुकेशन, इस तरीके की चीजें बहुत आपको देखने को मिलेंगी, और आपको बताऊंगा भी कि कैसे कैसे आपके अंदर भी इस तरीके की स्किल आएंगी जब आप अपनी जिंदगी में कहीं भी खड़े होंगे। हर आदमी की जिंदगी में स्ट्रगल होता ही होता है, तो वो चीजें हम आपको बताएंगे कैसे चीजें आएंगी। एनी डाउट, एनी क्वेरी? आज की क्लास वाइंड अप करें, कल से फिर आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी।
ठीक है, तो फिर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।